नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। फाइनली आ गए आप। पता है कितने देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या चल रहा है अभी फिलहाल? बेबी बियर पी के नाचे ताड़ी चम्मा चम्मा चम। नीतीश कुमार जी वापस आपके साथ आ गए हैं। और तुम मरने के कगार पे आ गए थे इसलिए जीने के लिए आ गए। भाजपा के साथ आने के बाद नीतीश कुमार अब रात को गंदी फिल्में देखकर सोते और जागते हैं या नहीं? ऐसे कहा था। अब तो चारों तरफ कैमरे हैं। कोई भी फोन निकाल के रिकॉर्ड कर लेगा। करते ही रहता है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की जमुना जी है, इसके ऊपर बीजेपी वाले की जमुना जी है। ये देखो 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल दिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। अरविंद केजरीवाल को और उनके जो बाकी नेताओं को तो आप लोगों ने जेल में डलवा दिया, तो जेल में डलवा के ही मानेंगे क्या? जिस दिन अरविंद केजरीवाल चले जाएंगे उस दिन फिर पटाखा बजेगा। लेकिन दिल्ली से पहले आप एक बार गोरखपुर से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और लड़ने गए तो पता चला गोरखपुर से लड़ना है। ले बेटा गए, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना किया था, केवड़िया खोला ये बाबा। रिश्ते आप हर जगह छेड़ के रखे हुए हैं। नहीं भाई, पैसा मिला था, प्रचार करने गए थे। शीला जी को राहुल ने रुला दिया था, ऑलमोस्ट मार डाला था, लेकिन मुझे उनका वो चेहरा ना बड़ा चीर गया। तो अभी रोने लगे आप, लो आके भर आई मैं हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक दिन छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी एक मंच पे मिले और दूर से मुझे पुकारे, और मनोज भैया, तो मैं उस दिन चेंज हो गया। ओ नमो नमः नमो नमः। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप की पार्टी के जो लोग हैं वो किसी फिल्म के गाने को लेकर के, उसमें महिला के किसी कपड़े को लेकर के बहुत जल्दी असहज हो जाते हैं। और ये माँ, मैं माथा पकड़ लिया। मैं तो बोलूँगा अगर कोई आप YouTube वालों से आज सब कुछ जानते हो तो मेरा वो हटवा दो, क्योंकि वो दैट इज फेक न्यूज़। तो आप कर सकते हैं ना, खुद से कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं ही जाऊं YouTube को बताऊं? शराब भी दो तरह से पी जाती है। एक तो है कि कोई बहुत दवा की तरह ले रहा है, और एक है कि पी के लुढ़क गए, मारपीट किया, पूरा घर आसमान पे कर लिया, वो बुरी है। आपने कभी पिया शराब? हमने ज्यादा नहीं पी। ये स्टिकर पे फोकस किया जाए, हुडी है। कैसा लगा मुझसे बातचीत करके आपको? अब छोड़ दो ना यहीं पे। जिस्ट बहुत फेमस है और पहले भी बहुत फेमस था। वो लड़की बहुत अच्छी थी, आज भी मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, लेकिन उसने सदमा बहुत दिया मुझे। दिल टूटा बहुत बुरी तरह से, रोए बहुत। जस्ट आफ्टर 2 years of this incident, I become superstar. ऑल सेट? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। किस चीज़ को लेकर के? मुझे ऐसा लगा था कि आज हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हुए बात करेंगे सिर्फ। हाँ, पर ये भी पार्ट था, ये मैं भूल गया था। आज दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्मोत्सव है, तो मैंने वो अपने घर पे रख लिया था, तो इस कारण वो कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग वहां तक पहुंच ही जाएंगे। जी 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 जी। क्या चल रहा है अभी फिलहाल? अभी तो ये स्टिकर पे फोकस किया जाए, हुडी है। अभी नमो हैट्रिक का भाव चल रहा है और अभी सकारात्मकता चल रही है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सब कुछ सकारात्मक है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ। जो लोग, जैसे कुछ ऐसे लोग थे ना जो हमसे थोड़ा सा बहुत दिन से मिले नहीं, तो थोड़ा सा एनवायड रहते थे, वो मुझे सब फ़ोन करते हैं
कहते यार छोटी मोटी बात छोड़ दो, बहुत अच्छा है क्योंकि राम जी आ गए हैं। हाँ। जो लोग कभी जीवन में भजन नहीं बनाए, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी राम जी का भजन बना रहे हैं। हाँ। और लोग सुन भी रहे हैं। तो सब कुछ जो है नमो भाव चल रहा है। नमो भाव चल रहा है। नमो भाव में आप ये मत समझिए कि नमो भाव मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी मैं बोल रहा हूँ। नमो मतलब है क्या? आप यही बताओ, नमो मतलब तो यही हुआ ना नमो दादा? शब्द बहुत पुराना है। हाँ। एक तो नमो नरेंद्र मोदी जी का शॉर्ट फॉर्म लोग जानने लगे हैं। और एक नमो टीवी आया करता था। नहीं, ओ नमो नमः नमो नमः गणेशाय नमो नमः विंध्याचली माय नमो नमः ओम शंकराय नमो नमः श्री रामाय नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः। तो एक नमो नमो है ये भी, जो हम जीवन से जागने के बाद लोटा में जल लेकर के सूर्य को अर्घ दिया और कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सारी दुनिया शांतिमय हो, नमो नमः। ये भी भाव होता है। तो इस भाव में वो विनम्रता भाव है। 140 करोड़ देशवासियों को नमो नमः। उस तो एक नमो बात की बताइए, है। इस नमो नमः के बाद और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, इस पे सवाल मैं सेपरेटली पूछूंगा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि यूपी में जितने लोग सांसद आपके पहले हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के टिकट कटने वाले हैं। यूपी की बात नहीं करेंगे, मैंने ऐसा सुना, चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली का क्या हाल है? क्या आप अपनी सीट बचा रहे हैं इस बार? अब देखिए, जब हम इस भाव में हैं कि नमो नमः, नमो हैट्रिक, तो ये उद्देश्य ही नहीं है कि कौन पुनः चुनाव लड़ेगा। उद्देश्य है नमो हैट्रिक। बाकी तो राजनीतिक कल्चर बदल चुका है और उस राजनीतिक कल्चर बदलने में एक बड़ा भाव ये है कि हम राजनीति में क्यों, खुद के लिए या समाज के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। अगर खुद के लिए हैं तो खतरा है, अगर सोसाइटी के लिए हैं, जनता के लिए, जनता के लिए हैं, तो फिर मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। नमो हैट्रिक होना चाहिए। तो 10 साल हो गया सरकार को जी, 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। आपका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली। जी। दिखाएंगे क्या कुछ बदलाव हुआ है? मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो चाहूंगा आप चलो मेरे यहाँ। हाँ, तो इसीलिए तो आए हैं हम लोग पूरा दिन लेके कि आपके साथ चले घूमे। अरे बेशक। ओके, तो आप चलेंगे ना? क्या क्या दिखाएंगे बताइए। तो फिर जो दिखाएंगे वो देखने के बाद आपका मनोज तिवारी के बारे में नजरिया बदल जाएगा। अभी आप मनोज को देखेंगे, इंटरव्यू करने आएंगे तो आप सोचेंगे कि कहेंगे ना बीच बीच में, मनोज एक गाना गा दो। यस, दैट इज माई आइडेंटिटी। हाँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मैं इंटरव्यू करने आया हूँ। लेकिन मैं गाऊंगा एक सम्मानीय सांसद का, जी, जो कि लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि मैं एक एक्टर का। लेकिन हाँ, आपके जीवन से जुड़े हुए सवाल होंगे, उसमें जरूर आपका वो रहेगा। पर मैं ये नहीं भूलता हूँ ना कि मैं संगीत से यहाँ पे आया हूँ। नहीं, मैं डरता हूँ ना सर, एक बार कहीं तो आप नाराज हो गए थे किसी स्टेज पे। वो तो उसके लिए हमने क्षमा भी मांग लिया। नाराज क्यों हुए थे आप? वो मुझे लगा कि भाई अभी मैं सांसद का काम कर रहा हूँ, इससे मैं गायक क्यों बना रहे हो। हाँ। तो बट वो मेरा थॉट रॉन्ग था, वो मेरी गलती थी। आप गायक है तो आपको कभी भी गाने के लिए कोई बोल सकता है, आपका फैन। तो मतलब आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ लेके चलते हैं? देखो, हम ना भी लेके चले तो लोग तो लेके चलते हैं ना। हाँ। तो किसी ने हमको कहा था कि जरा एक गाना सुना दिया। हाँ ठीक है, वो जरा अंत में होना चाहिए था, वो शुरू में हो गया। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि वो मेरी गलती थी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि आप मत गाओ, तुरंत
उसको क्यों बोलोगे आप, कैसे पूछ दिया आपने, दैट वाज रॉन्ग। तो उस समय मैं अपना कूल मिस कर गया था। तो और वो इसलिए वो देखो वो लेकिन बहुत गलती कम मिस बहुत करते अच्छी हैं आप होती cool। है। अपना कूलिंग जो नेचर है आपका वो बहुत कम ही आप मिस करते हो जाता है बॉस, बहुत कोशिश करते हैं कि कूल मिस ना हो, लेकिन हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल किया जाए। हालांकि अपनी कूलिंग को बरकरार रखने में कई बार हीट अपने अंदर आता है तो वो खुद को जलाता है। तो कई महात्मा लोग भी बोलते हैं आए सो निकल जाना चाहिए, मगर अब युग ऐसा नहीं है। अब तो चारों तरफ कैमरे हैं। कोई भी फोन निकाल के हाँ, रिकॉर्ड कर लेगा, करते ही रहता है। इसलिए अब गलती की संभावना खासतौर से जिम्मेदार लोगों के लिए तो मतलब वो क्षम्य नहीं है। डर लगता है कभी कोई आया स्टिंग करके चला गया? हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास बोलते रहता हूँ ना, तो कई बार हंसी मजाक भी करता हूँ। लेकिन जब तक आप कुछ गलत करोगे नहीं तब तक काहे का डर? हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ना कि कई बार आप गलत नहीं कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन उसको लोग बना देंगे कुछ, इसलिए डर डर लगता है। कई बार बना भी है। हुआ है? अरे बाप मत पूछो, एक दिन घर में सोया हुआ था, लोगों ने जगाया, अरे बाहर सैकड़ों मीडिया खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, मैं कुछ प्रमोशन हो गया है क्या, मेरा कुछ और बन गया हूँ क्या मैं? बोले नहीं, तुमने आमिर खान को देशद्रोही बोला है। और ये माँ, मैं माथा पकड़ लिया, आमिर खान को देशद्रोही कब बोल दिया? बोला टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है और इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सॉरी, दोनों अखबार का नाम ले रहा हूँ। मेरे उसमें अच्छे लोग भी हैं, पता नहीं किसने रिपोर्ट किया। लेकिन कैसे दिया आप? कहीं गुस्सा ऐसा भरा पड़ा नहीं, था क्या? उसमें लिखा क्या था सुनो तो। हाँ। लिखा था आमिर खान इज ट्रेटर, मनोज तिवारी, और नीचे लिखा था फ्रॉम द सोर्सेज। अब सोर्स न कहीं वीडियो, न कहीं ऑडियो, न कहीं साक्ष्य, सूत्रों के हवाले से। और आमिर भाई मेरा बड़ा प्रिय, बड़ा अच्छा संबंध है। मैं आमिर खान के किसी लाइन से इत्तेफाक नहीं रख रहा था कहीं बोलते हुए, मगर मैंने उसको देशद्रोही नहीं कहा। मगर मैंने आमिर खान को देशद्रोही नहीं कहा। वो याद है ना जब उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी इतनी डरती हैं, वो देश को छोड़ने की बात, ऐसा। तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि वो उस समय क्रेडिबल इंडिया के होते थे। तो आपका इंटरव्यू आमिर भाई सुन लेंगे, कोई ना कोई तो पहुंचा देता है, जिस्ट बहुत फेमस है और पहले भी बहुत फेमस था। तो हम तो वर्तमान में हैं। हाँ। तो आमिर भाई आप सुनेंगे तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैंने एक संसदीय समिति में, टूरिज्म के संसदीय समिति में मैं हूँ, मैंने ये कहा था कि अब इनक्रेडिबल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उस आमिर भाई की जगह किसी और को लाना चाहिए, क्योंकि जो ये बोल सकता है कि हम देश छोड़ने की, वो इनक्रेडिबल इंडिया का, अतुलनीय भारत का मतलब नेतृत्व कैसे मैंने कहा ये दोनों मैच नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आमिर खान को न कभी बोल सकता हूं न समझ सकता हूं। आमिर खान इस देश के एक बहुत गौरवशाली नागरिक हैं। जब वो बोले थे ना, तब भी मैं बैठा था, इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम था वो। तो मैं समझ रहा था वो आर्टिस्ट ना, उसके दिमाग में कुछ और था, कुछ और बोलते बोलते, लेकिन दुनिया क्या समझी, वो ठीक नहीं था भारत के लिए, आमिर खान का बोल। अब उसमें ट्रेटर कहां से मैं कह सकता हूं, लेकिन कोई नहीं, बस अखबार में निकल गया। आज भी डालोगे ना मनोज तिवारी आमिर खान ट्रेटर, वही निकल के आएगा, मिटता ही नहीं है, डिलीट ही नहीं होता है। मैं तो बोलूंगा अगर कोई आप यूट्यूब वालों से आज सब कुछ जानते हो तो मेरा वो हटवा दो, क्योंकि वो दैट इज फेक न्यूज। तो आप कर सकते हैं ना, खुद से कंप्लेन कर सकते हैं आप। अच्छा, मैं ही जाऊं यूट्यूब को बताऊं? हाँ, एक मेल लिख के आप बता सकते हैं कि ये गलत फेक न्यूज़ है। अगर वो फेक हुआ तो जरूर हट जाएगा।
फेंकी है, फेंकी है। मैं ना कभी कहा ना कभी कह सकता हूँ। आमिर खान को मैं देशद्रोही कभी नहीं कह सकता। वो एक सेंटेंस उनका देश के लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं बिहार से हूँ, अभी बिहार से ही है कि बनारस से है, कंफ्यूजिंग रहता है। वो विकिपीडिया पे जाइए तो बनारस दिखाई देता है, ऐसे कोई कहता है बेतिया के हैं, कोई कहता है भभुआ के हैं। तो आज तक मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछे, है ना? और मैं इसमें अब अक्सर से चुनाव लड़ने के फिर मतलब चाहत रहती है आपको, थी कभी? नहीं, कभी थी ना भाई, कभी थी। तो ये सब थोड़ा हम जान ले कि लेकिन पृष्ठभूमि अब तो- एक्चुअल क्या है। हाँ, वास्तविकता ये है। देखो, हम तो चाहते हैं कि हम भोजपुरी एक दुनिया है, और वो दुनिया में यूपी बिहार का बॉर्डर नहीं है। दिनेश लाल यादव को भले वो आजमगढ़ के हों, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा कहेगा ये हमारा है। रवि किशन भले जौनपुर के हों, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा कहेगा ये हमारे हैं। पवन सिंह भले आरा के हों, लेकिन जहां जहां दुनिया भोजपुरी की है, वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ तक कि जो दुबई कतर गए हैं लोग, सब लोग जानते हैं वहां न देश का बाउंड्री है न राज्य का बाउंड्री है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति कहीं का होता है तो मैं बिहार का हूँ। बिहार में कैमूर जिले में पहले रोहतास जिला होता था, उसके पहले आरा शाहबाद जिला होता था। उसमें गांव है अतरवलिया, मोहनिया थाने में, वो मेरा गांव है। बनारस से 70 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारा लोकल मार्केट, लोकल हॉस्पिटल सब वाराणसी है। हाँ। तो मेरा जन्म बनारस के कबीर चौरा अस्पताल में हुआ। जन्म तो हुआ बनारस में, और समय के साथ चूंकि जैसा हमारे उस भभुआ, रोहतास, सासाराम, ये सभी लोग बनारस में घर बनाते हैं। हाँ। सफल होने पे मैंने भी घर बनाया, यही हमारा रिश्ता है। तो मूलतः मेरा गांव तो बिहार का है। बढ़िया। तो एक काम किया जाए, अब आगे बढ़ा जाए। मैं पहले नहीं बताना चाहता था किसी को, क्योंकि कई लोग ऐसी बाजी भी लगाते रहते हैं, मनोज यूपी का है, मनोज। अरे हाँ, लगता है बाजी। पटना में हम कई बार देखे हैं कि लगता है। पटना में मोरिया लोग, पता है? हाँ, मोरिया लोग में खड़े होकर लग रहा था ये आदमी बिहार का, बिहार के बेतिया के हैं। मोरिया लोग पता है ये तो हम है ना गोपालगंज के महाराज। अच्छा, आप गोपालगंज के? हाँ, अभी हमनी के भोजपुरी में भी बतिया जाएगी। और ये तो बड़ा सुंदर बात। ऊपर से उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र खाली पूर्वांचल के लोग भरले बजा, खास कर हमारे तो लोकसभा एकदम पूरा मिनी इंडिया बाटे। हाँ, जैसे पूर्वांचली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाली। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया होला। हाँ, और वैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश, वैसी राजस्थान, वैसी उत्तराखंड, वैसी हिमाचल। कमाल की संस्कृति बाटे। बेहतर तो काम कर लो, हमनी के अब एजा से निकल जाओ। चले की कैसे कि गाड़ी में भी समय लगी और जब पहुंचे में भी नहीं। बहुत अच्छा। एक और बात बताएं, लिट्टी चोखा कहीं खिया हुआ? हाँ, खिया दे। हाँ, तो अपना क्षेत्र में ही फिर। अच्छा, ठीक, जहाँ भी अगर भेटा जाए है ना। हम लिट्टी चोखा भी खिलाई, चूड़ा दही भी खिलाई, परोठा भी खिलाई। सब रिकॉर्ड हुई यही कैमरा पर हम बताए थे। ठीक बाटे। ठीक बा, फिर चलिए चलते हैं। अब नाम तो हर बहुत बढ़िया बा, है ना। हाँ, छोटा नाम बा, जिस्ट। सब कुछ समाहित 4 शब्द में। हाँ, पूरा भोजपुरी जाने ला हो, आवेला बढ़िया से। बताओ तो नहीं आगे कहला। अरे टैक्सी भर जाएगा इस साइड से, इस साइड नहीं सभी साइड से, सारी साइड है। 10 बजे रात में मिलेंगे। तुम लोग कहीं अपना टाइम लगाओ, 10 बजे रात में। जो गिरेगा नहीं ना? नहीं, दूसरा प्लेट दे दो। लाओ। नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जनता से घिरे हुए मनोज तिवारी जी, यहाँ पे ऑडियो वगैरह सब चीज़ हमारा चालू है। कैमरा के सामने आप दाल चावल और केरा का भुजिया खाए। बुझाइल क्या होता है ना, है
देखो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब कुछ, कैमरा ऑन है आपका, हाँ, हमने माइक भी ऑन होगा, रिकॉर्ड किया है। यही जिंदगी है। और मैं किसी को न देख के अनसुना नहीं कर सकता। पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप, ठीक है, बहुत फेमस सांसद हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन दूसरे संसदीय क्षेत्र के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर आप तक आ रहे हैं। मतलब दूसरे सांसद ठीक काम नहीं कर रहे हैं या आप बहुत अच्छा काम नहीं, करते हैं? ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कई लोगों की अवेलेबिलिटी का वो होता है, टाइम की बात है कि उस टाइम हम ही मिल गए। और देखो आपने एक लाइन कही ना कि फेमस, ये फेमस होना भी लोगों को सहूलियत दे देता है ना कि यार मनोज तिवारी सांसद है। तो अगर पूरे नागरिकों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली मेरा काम कहाँ होना है, तो फिर तो देश की स्पीड और बढ़ जाए। बिल्कुल। तो कई लोगों को ही नहीं पता है, उनकी देश में कहीं परिचित है मनोज क्या चलना है, तो हम उसको ऑनर करते हैं। कभी कभी अभी एक केस मिला था हमको, वो नोएडा का केस था, तो मैंने कहा कि हम आपको, तो हम आपस में भी एक दूसरे को बोलते हैं। जैसे कभी हमने प्रवेश वर्मा को बोल दिया, प्रवेश ने कभी हमको बोल दिया, कभी हमने रमेश को बोल दिया, और कई बार हम गौतम को ही बोलते हैं, वो भी हम भेज देते हैं। अभी महेश शर्मा जी को, वो भैया भी बहुत भेजते रहते हैं हमारे पास केस। तो ये एक प्रकार का हेल्प ही है। सही बात है। शुरू करिए, खाइए। खा सकते हैं ना? अरे एकदम खा सकते हैं, खाते पीते एकदम बतिया सकते हैं हमसे, क्योंकि समय ही समय है। कई चीज हमको, खासकर हमारे बिहार में बेहद फेमस है, तो इसे आप दिखाइए, ज़्यादा जरूरी है। ये आलू और केरा के भुजिया है ना? केरा की भुजिया, हाँ। केला कह सकते हैं, हाँ। हमारे यहाँ केरा कहा जाला जी। केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव, लुके छिपे। छठी के गीत है नहीं? हाँ। तो मैंने कुल मिला के हमरा के ये बताइए, फिलहाल तो एक बार हमने के लुटियन से गुजरतन जा जी, अजतन जा राउर संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में। तो क्या मनोज जी ने ये तय कर लिया है कि आप लोग आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री संरक्षक अरविंद केजरीवाल को और उनके जो बाकी नेताओं को तो आप लोगों ने जेल में डलवा दिया, तो जेल में डलवा के ही मानेंगे क्या जी? कि हम किसी को जेल में डलवाने वाली शक्ति नहीं रखते। जेल में तो आदमी खुद अपने कर्मों से जाता है, और अगर कोई किसी को जबरदस्ती जेल में भेज सके तो 1 दिन भेज सकता है, 2 दिन भेज सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की छुट्टी, चौथे दिन तो कोर्ट आई जाएगी। हाँ। अगर कोर्ट आपको नहीं छोड़ रही है तो फिर आप किसी पार्टी को ब्लेम मत करें। राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट तो किसी पार्टी की नहीं है, कोर्ट सबकी है, और ये विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ। ये नहीं कि पक्ष में हमारे फैसला हुआ तो वाह वाह, और पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट को भी आप राजनीतिक पार्टी बना दो। इसको तो संभालना पड़ेगा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, लेकिन जितने भी ईडी के एक्शंस हो रहे हैं वो विपक्ष पर ही हो रहे हैं। विपक्ष ऐसा भी सवाल खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है, आरोप लगा रहा है। अभी एक बीजेपी के सांसद पे भी कार्रवाई हुई, 80 करोड़ रुपया उनको जमा करना पड़ा, टैक्स का था। आपको मैं दे देता हूँ, उस केस को देखिए। हाँ, लेकिन टैक्स का था ना, ईडी का ऐसा स्कैम, काला धन। देखिए, अगर किसी पे आरोप हो तो बताइए कि इन पे आरोप है, नहीं कार्रवाई हो रही है। और जब तक ईडी छापा नहीं मारती तो पता कहाँ चलता है कि किस पे आरोप है कि किस पे नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन पर है। अजीत पवार तो याद होंगे ही आपको। हाँ, 70,000 करोड़ के स्कैम का उनके ऊपर केस है। ना ना, पहले आप लोग कह रहे थे कि ईडी अजीत पवार के नाम से नहीं है वो बात, उसमें नाम जो आया है वो अजीत पवार का नहीं है। किसका नाम है? किसका नाम है? वो कह पढ़िए आप उसको। नहीं, आप बताइए किसका नाम है? भाई
उस पार्टी के जो मुखिया हैं जो थे, हाँ। अब तो पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी उनकी अभी सवाल है। हाँ, वो तो अब नहीं रहा ना, एनसीपी तो अजीत पवार के पास आ गया। तो वो अजीत पवार जी के लिए नहीं है। देखिए उस पार्टी के मुखिया तो शरद पवार जी हैं। तो जो लोग चला रहे थे उनके ऊपर आरोप है, केस है आज भी। करना क्या है, केस तो चल ही रहा है। मतलब अजीत पवार पे नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? अजीत पवार पे नहीं है, मुखिया पे था पार्टी के। अजीत पवार वाज नॉट द चीफ ऑफ एनसीपी। और बाकी अगर अजीत पवार पे भी कुछ आरोप होगा, मंत्रालय तो उन्हीं के पास था। बट उसका जो पूरा केस आप देखेंगे तो नेम्ड दैट इज नॉट अजीत पवार। ठीक है, हम प्रगति मैदान से गुजर रहे हैं। हाँ, प्रगति मैदान से गुजर रहे हैं। मैंने सुना कि पानी भर जा रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। नहीं, थोड़ा देर के लिए आता है। हाँ। तो निकल जाता है, उसकी व्यवस्था है। हाँ। सारी व्यवस्था लगी हुई है। पानी तो आपके घर में भी आता है, नल जोड़ देंगे तो भर जाएगा, एक दिन खुला छोड़ दीजिए। खबरें चल रही थी कि पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, तो अब उसके रिपेयर पे अलग से 777 करोड़ रुपए ऐसे कुछ खर्च होंगे। नहीं, जब इतनी बड़ी चीज हम अपने देश में कर रहे हैं और ये चीजें पहली बार हो रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां आएंगी, उसमें क्या घबराना है। आज आप देखिए कहीं आपको पानी दिख रहा है? नहीं, आज तो खैर नहीं हो रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है तो नहीं, लेकिन बारिश नहीं के बावजूद भी पानी यहाँ से चल रहा है। हाँ। पानी ऊपर भी जा रहा है, पानी से सफाई होती है, सब कुछ चल रहा है। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम इन सारी चुनौतियों को ठीक कर रहे हैं। बेहतर। चलिए अब थोड़ा सा शुरू में चलते हैं। आप बिहार से आते हैं आप जी। आपका जो जीवन है वो बनारस में शुरू हुआ। वहाँ पे आपने संगीत विधा में अपनी सारी मास्टरी करी, उसके बाद से वहाँ से आपने नाम बनाया। फिर वहाँ से आप बड़े कलाकार हुए, फिर दिल्ली आए। लेकिन दिल्ली से पहले आप एक बार गोरखपुर से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? तो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो थोड़ा सा एकदम इंटरेस्टिंग बनाइए इसको। नहीं सच बताइए, हंस रहे हैं आप, जरूर कुछ तो होगा। नहीं, हाँ, वास्तव में भाई देखिए, मेरी तो उस समय तक मेरा कोई राजनीतिक कहानी थी नहीं हमारी लाइफ की। हाँ, लेकिन पूर्वांचल के विकास के लिए आप बहुत ज्यादा अग्रसर रहते थे। नहीं, हमारा तो गायन ही शुरू हुआ विकास को लेके। चलिए बेहतर हम लोग वापस आते हैं वो 2009 पे। जी, आप बताइए। 2009 वाला जो था ना, वो 3 महीने की कहानी थी। 3 महीने? हाँ। किसने अप्रोच किया था आपको? अमर सिंह जी ने। अच्छा। क्या बोले थे? अमर सिंह जी से हमारा एक वाक युद्ध हो गया था। कहानी बहुत डिफरेंट है भाई। मैं किसी पार्टी में था नहीं है। और हम कांग्रेस का प्रचार करने चले गए थे लखनऊ। रिश्ते आप हर जगह छेड़ के रखे हुए हैं। नहीं भाई, पैसा मिला था, प्रचार करने गए थे। अच्छा। हाँ। क्या छुपाए हम, किसको नहीं पता है। कई लोग जो पार्टियों में नहीं होते हैं और किसी पार्टी का प्रचार करते हैं, तो या तो उनका उसके ऊपर कुछ कर्ज होगा, या तो इतना चाहते होंगे, तो भाई चाहते होंगे फिर दूसरी बात होगी। बट मैक्सिमम लोग प्रोफेशनली प्रचार करते हैं। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और उस समय मैं भी ऐसे करता था। तो अभी भी आप करवाते हैं? आपकी तो पूरी भोजीवुड कहते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री को, सारे लोग तो आते ही हैं आपके यहाँ। मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव। नहीं तो और हमने तो पार्टी में ही लाना शुरू कर दिया ना।
हम रवि भाई को भी पार्टी में ले आए, हम दिनेश लाल यादव को भी ले आए, हाँ, हम पवन सिंह को भी ले आए। सबको बटोर लिए। हाँ, तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, विचारधारा से जुड़ो। और उनको फ्यूचर भी दे रहे हैं, उनको एमपी भी बना रहे हैं, कई लोग चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये 2009 वाला, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप अमर सिंह जी से मिले, अमर सिंह जी ने आपको पार्टी में ला दिया। तो मैं गया था कांग्रेस का प्रचार करने, हाँ। और कांग्रेस का प्रचार करने से वोट जो है कांग्रेस की तरफ चला गया, सपा हार गई और भाजपा जीत गई। तो सपा को लगा कि इस बार इनको ही चुनाव में खड़ा कर दो। तो सपा जब मिले हमसे अमर सिंह जी, हाँ, तो उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी जताई। हाँ, तो मैंने कहा भैया नाराज होने की बात नहीं, आपने तो कुछ कहा ही नहीं कभी हमको। तो बोले कहेंगे तो करोगे, हम कहे क्यों नहीं करेंगे, आपका मैं सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठक से ला दिया 1 महीना बाद कि तुमको चुनाव लड़ना है। कह रहे हमको चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें नहीं लड़ना है। तो सिचुएशन भी बहुत कमाल थी। जब वो बोले ना, तो जब बोले तो उस समय अमिताभ बच्चन जी, अनिल अंबानी जी और अमर सिंह जी और हम 4 बैठे थे। अनिल अंबानी हाँ भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे। अमिताभ बच्चन तो खैर अमिताभ बच्चन जी के घर में बैठे थे। ये 2009 की बात हो रही है। ये 2009 चुनाव के पहले। ठीक है। अब अमिताभ बच्चन जी कहे तो कुछ नहीं, वो तो गजब मर्यादा निभा गए, चुप, जैसा तुमको लगी करो। लेकिन वो उपस्थित थे, तो उनकी ऑरा को कौन टाल सकता था। और अनिल भाई वो बहुत मानते थे अमर सिंह जी को। तो मैं लड़ना नहीं चाहता था चुनाव उस समय, लेकिन मैं दृढ़ता से ना नहीं कर पाया। हो गया, चला गया। दृढ़ता से ना नहीं कर पाया, तो अब लड़ गए। और लड़ने गए तो पता चला गोरखपुर से लड़ना है। ले बेटा गए। क्योंकि देखिए हम लोग भी योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक ही थे। हम एबीवीपी के कार्यकर्ता थे 1991 से। बताइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब देवानंद सिंह अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तब हम सदस्य बने। मैं क्रिकेट टीम का सदस्य था, देवानंद सिंह कैप्टन थे, इस नाते हमने उनका प्रचार किया। उसी समय हमने एबीवीपी ज्वाइन किया। फिर सच्चिदानंद त्रिपाठी को भी अध्यक्ष बनाए। हमारा खूब यूनिवर्सिटी में औरा था, बोलबाला था, सारे लड़के लड़कियां बहुत सम्मान देते थे। एकदम क्लासरूम का मैं स्टार सिंगर होता था ना। तो यूनिवर्सिटी लाइफ आप समझ सकते हैं, कॉलेज लाइफ। बीएचयू के लाला का सॉरी बिहार के लाला का बीएचयू में बोलबाला। गुड यार। तो अब मैं लड़ गया। अब देखो आज आपको एक बात बताऊं कि हम चुनाव लड़ते समय भी गोरखपुर से भाग गए थे। किधर? हम बॉम्बे चले गए। हाँ। मुझे नहीं लड़ना है। बहुत सारी घटनाएं घटी। सब लोग जो हमारी जो समाजवादी पार्टी में थे ना, वो भी कहते थे बाबा कहाँ यहाँ आ गेला, कहीं अगल बगल से कहीं लड़ जीता चुनाव तो जीत जीता, तू जी के जोगी जी के सामने आ गेला, हमनियों के नहीं वोट दे जीतो की। अब पहला ही चुनाव। हाँ, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बोल रहे हैं। हम कह रहे बाप रे कहाँ फंसा देगा अमर भैया। तो मैं फिर भागी गया था। फिर पकड़ के लाया लोग। फिर मुलायम सिंह जी का फोन आया, फिर अमर सिंह का। खैर जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, देखो हमको अपने हार का आभास तो हो गया था, बट दुख ये होता था कि मैं बहुत दिनों से जीतता जा रहा था। मुझे लग गया था कि यार ये हार आ गई एक ठो। मगर कुछ नहीं, उस हार में भी जीत थी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो हिंदू संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, और जो लोग जानबूझ के हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को चोट पहुंचा रहे थे, उनके लिए योगी आदित्यनाथ का उभरना बहुत जरूरी था।
तो तब तो हमको नहीं पता था ना उस समय कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बात कर रहा हूं 2009 की। 2009 में तो आप देख सकते हैं एकदम राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी पूरे देश में। तो ये तो संजोग था कि चुनाव बाद अमर सिंह जी का सपा से झगड़ा हो गया, तो वो छोड़ छाड़ दिए। तो हम कह रहे बहुत बिलारी के भाग से शिकार टूट गई। ये हमारा सब 3 महीने का चुनाव लड़ने तक ही तो था। लेकिन मैंने सुना कि आप भाजपा में भी नहीं जाना चाहते थे, मतलब किसी पार्टी में आप चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। 2013 में आपको पहली बार मौका दिया गया था कि आप ज्वाइन करिए, तो आपने कहा था कि सोचेंगे, मना भी कर दिया था आपने। नहीं, 2013 में तो मैं ज्वाइन ही कर गया था। तो उसके पहले शायद मेरा 2012 में इंटरेस्ट जगा। 2012 के पहले मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी और ऐसा लगता ही नहीं था कि देश किसी के हाथ में सुरक्षित है। देखो सच बताए, 2012 में नरेंद्र मोदी जी की सुगबुगाहट आई। नीतीश कुमार जी ने डिनर कैंसिल कर दिया। हम नीतीश जी को सपोर्ट करते थे, लेकिन मुझे उस समय लगा कि नीतीश जी इज रॉन्ग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर से भी हम अच्छा सुनते थे। उनका तरीका, उनका डेवलपमेंट का प्रयास, गुजरात को ऊपर लेके आना, और फिर 2-3 जगह हमको नरेंद्र मोदी जी मिले। कभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में। खराब कभी नहीं सुना वैसे आपने उनके बारे में? उनके बारे में खराब सुनाने की कोशिश हुई थी जब 2002 में दंगे हुए थे, लेकिन मैं उस समय बहुत स्टडी करता था उनके स्टेटमेंट्स का, उनकी बातों का। तब भी वो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। तो मेरा उनके प्रति विश्वास न दूर से के स्टूडेंट की तरह, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह होता था। एक दिन छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी एक मंच पे मिले और दूर से मुझे पुकारे, और मनोज भैया। तो मैं उस दिन चेंज हो गया। मेरे जीवन में मैं उस दिन से नरेंद्र मोदी जी का समर्थक बन गया। उन्होंने कहा यार राहुल गांधी तो हमारे बनारस के बगलिए में सांसद है, एक को दिन चायों के लिए नहीं पूछा। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, वो मनोज भैया करके और ऐसे बुलाए। इतना भिलाई में कार्यक्रम था, सरोज पांडे जी का प्रोग्राम था, चुनाव लड़ रही थी। तो वो हुआ, और जब डिनर कैंसिल हुआ, हम लोगों ने सूरत में एक कार्यक्रम किया। जब नीतीश जी ने डिनर कैंसिल किया तो हमने बिहार शताब्दी समारोह हम लोगों ने कुछ लोग मिल करके सूरत में किए। 1.5 लाख से 2 लाख लोग इकट्ठे हुए। सब प्रवासी मजदूर ही होंगे। हाँ, और चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी जी। चीफ गायक थे मनोज तिवारी। वो चीफ गेस्ट से चीफ मिनिस्टर तो थे ही वो, चीफ गेस्ट भी थे। हाँ, चीफ गेस्ट थे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और चीफ गायक थे मनोज तिवारी। उसी दिन असली हुई नरेंद्र मोदी जी से हमारा परिचय। वो वीडियो अभी भी आप देखेंगे ना, 23-24 मिलियन लोग देख चुके हैं उसको। और मैंने एक गाना गाया था, बहुत सुंदर गाना था, याद है? जय बिहार के पावन माटी, नहीं, जय गुजरात के पावन माटी, जय जय मोर बिहार। जय गुजरात के पावन माटी, जय जय मोर बिहार। ऐसन लागत बा सूरत में, जुटल बाटे सारा संसार। केवड़िया खोला ये बाबा, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना किया था, इस आदमी के लिए दरवाजा खोलो बाबा।
केवड़िया खोला ए बाबा, अरे अइले गुजरात के बिहारिया केवड़िया खोला ए बाबा। और 1.5-2 लाख लोग जो भाव से ताली बजा के झूम रहे थे। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन हमको विशेष रूप से जाना हो, और उसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कमेटी के चीफ बना दिए गए। तब मैं सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूं ना वैसे ही हो रहा है। तभी आपसे इतना प्यार भी करते हो। देखो, प्यार तो सबसे करते हैं। नरेंद्र मोदी प्यार बस उसी से नहीं करते हैं जो देश को प्यार नहीं करता है, वरना उनका 140 करोड़ में से 10-15 को छोड़ के सबसे प्यार है उनका। 10-15 की अगर बात कर दी तो वो बताइए, मत वो करवाना। 10-15 लोग कौन है? वो मत करवाना 5 को तो उनसे। बता दीजिए महाराज, खाली 5। नहीं, देखिए, अच्छा खाली 2 को, जो तरीका है 2 लोगों का नाम बताइए। उसमें से 2-4 तो कांग्रेस के ही हैं। टॉप 2 और लोग। अब देखिए, जो राहुल जी और सोनिया जी ने जो व्यवहार किया है नरेंद्र मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री बनने के पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद, इस देश का आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता मेरे भाई। आप प्रधानमंत्री, देश का जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, फिर भी आप उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते हो। प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 80 घंटे पूछताछ। आप उनको एक उनके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए क्या क्या नहीं किया, उनकी हत्या का प्रयास तक। हत्या का प्रयास भी हुआ। आप वो केस तो सुने ही होंगे जहां पे एक लड़की और सब लगे हुए थे, सब पकड़ लिए गए। तो नरेंद्र मोदी जी की हत्या का प्रयास कांग्रेस ने कराया। लोगों को तो खाली ये याद है कि उनको अमेरिका का वीजा नहीं देने दिया गया, लेकिन बाकी सब कहानियां। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने किताब लिखी गोधरा है। कांड को आप किस तरीके से याद करते हैं, कैसे देखते हैं? बिल्किस बानो को कैसे याद करते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, गोधरा कांड को हम अत्याचार का चरम मानते हैं, हिंदुत्व पे अटैक का चरम मानते हैं। और उसके बाद समाज ने सोच लिया अब बस। लोगों ने उसको जैसे भी, देखो, हम ये तो नहीं कहते कि सारे मुस्लिम समाज के लोग वैसे हैं, पूरा मुस्लिम समाज मिल करके गोधरा कांड को किया, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन लोगों ने किया वो मुस्लिम समाज के उनसे बड़े दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। किसी को स्वीकार नहीं हो सकता है ये। ठीक है, आपने ये कहा, मैं इस पे क्रॉस ना करके मैं बिल्किस की बात पूछ रहा हूँ। बिल्किस बानो तो याद होगी आपको? हम बिल्किस बानो जी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, सॉरी। मैं बता देता हूँ। बिल्किस बानो वो थी जिनका उस घटना के दौरान पेट से थी, वो उनका बलात्कार किया गया और दंगे में। ओके। और जो आरोपी थे उनको थोड़े दिन पहले छोड़ दिया गया था कोर्ट से। गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया गया था। हालांकि दोबारा से अभी केस वो खुला, याचिकाएं दायर हुई, उसके बाद सुनवाई हुई, वो वापस जेल गए हैं। लेकिन जिन लोगों को, आपको एक चीज दिखा लूं? हाँ बताइए ना जरा, यहाँ रुकिएगा। हाँ। बाएं तरफ, यहीं। अच्छा, थोड़ा सा आगे रुक जाइए, उतरना पड़ेगा हम लोग को। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए ना, चलिए। हम जहाँ खड़े हैं ना, हाँ। ये जगह, ये सारे फ्लाईओवर हमने अपने कार्यकाल में बनवाए हैं।
पहले ये नीचे से जाते थे और बाहर ये बाहर दिखाइए। 1.5 से 2 घंटे का था। एक बार आइए ना बाहर। चलिए चलिए आराम से देख। ये वाला फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं जिस पे आप खड़े हैं, ये भी नहीं होता था। वहाँ से जो फ्लाईओवर है ना, ये सब ज़मीन से आता था। और ये जो चौराहा है, ये चौराहा 1.5 घंटा का पड़ाव होता था, क्योंकि यहाँ ये शास्त्री पार्क है, उसको हमने चैलेंज लिया और 303 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया। और ये जो बन रहा है ये कौन सा, ये आपका है या दिल्ली गवर्नमेंट का है? नहीं नहीं, ये भी हमारा है। ये सब, इसको 709 भी एलिवेटेड रोड है ये। यहाँ से आप 2 घंटे में हरिद्वार और 2 घंटे 10 मिनट में आप देहरादून जाएंगे। अच्छा, ये वो है जो उत्तराखंड में जब गया था तो देखा था कि हाँ जो जी, ये नदी के वो बीचों बीच रास्ता है। जो रास्ता आके यहाँ तक जा रहा है। तो आप जब दिल्ली से आएंगे तो आप ऐसे जाके फिर एक इधर जाना हो तो इस पे, या सामने गाजियाबाद है, गाजियाबाद चला जाता है ये। और नहीं तो अगर आपको हरिद्वार जाना है देहरादून, तो आप इस पे चढ़ के यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये एलिवेटेड रोड आपको पूरे इस दिल्ली के हमारे जितना आबादी का कितने साल इलाका लग गए इसको बनवाने में? है, ये हम लोगों ने 2 साल में कर दिया। ये सिर्फ 2 ही साल में हुआ? हाँ, ये तो काफी पहले से ऐसे है। नहीं कुछ नहीं, ये सब 2 साल की है। और हम अगले महीने इसका एक चंक का उद्घाटन करने वाले हैं। इस वाले का? हाँ। अच्छा, और उद्घाटन में कौन आ रहा है, आप ही कर रहे हैं या नहीं, हम प्रधानमंत्री से करवाएंगे। प्रधानमंत्री? और ये जो पीछे रास्ता जाएगा ना, तो ये आपको दिखाता हूँ, छोटा सा इधर आइए। देखो, किसी भी सांसद के जीवन में ना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो इस तरह से अपने क्षेत्र को सजा दे। ये जैसे एलिवेटेड रोड है, अब यहाँ से इस समय अगर आपको अक्षरधाम जाना हो तो कम से कम 30 मिनट लगेंगे। हम यहाँ से 5 मिनट में पहुँचाएंगे। इसके ऊपर से सीधे अक्षरधाम तक जाएगा। अच्छा, ये पूरा गीता कॉलोनी, ये होते हुए मेट्रो का लाइन, लोहे वाला पुल, सब आप पार कर जाएंगे। तो जिनको जो बीच में फंसते थे उनकी भी समस्या खत्म, और जो लोग लोकल होते थे उनको भी बाहरी भीड़ से निजात। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया है। और इसके ठीक सामने जो हम आपको ये दिखाएंगे, तो खैर टूरिज्म को बढ़ावा देने का बहुत एक बहुत बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। हालांकि टूरिज्म को उस तरीके से बढ़ावा मिला भी नहीं है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए? 100%। वो जिस तरीके से लक्षद्वीप पे उनकी तस्वीरें आती हैं, या फिर वो जो तमाम ऐसे जगहों पे जाते हैं, प्रेरणा के इतने बड़े केंद्र बन गए हैं। उनके बोलते ही विदेशों में जो शादियां करने जाते थे वो रुक जाते हैं। आपको एक बार कहने से लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। तो ये सब तो बहुत ही खास बातें हैं। नहीं, ये बात तो सही है। मतलब टूरिज्म में ना किसी हीरो हीरोइन को लाने से बेहतर है कि देश के नेताजी लोग ही ऐसा काम करें तो बेहतर है, खासकर प्रधानमंत्री जी को। देखिए, विश्वास तो एक दिन में अर्जित नहीं किया जाता है। विश्वास अर्जित करने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। और इसीलिए मोदी एट 20 एक किताब में पढ़ रहा था कि पिछला 20-22 साल जो मोदी जी के जीवन का है, वो ऐसा बताता है ना, जैसे लगता है उन्हीं के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा आ गई हो, उन्हीं के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उन्हीं के अंदर सरदार पटेल जी की, उन्हीं के अंदर महामना मदन मालवीय जी की, उन्हीं के अंदर गांधी जी की कई बातें। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, जैसे होता ना कि दुर्गा जी को बनाने के लिए कई लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ दी। नरेंद्र मोदी को, ये बात मेरी हो सकता है लोग मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मैं मानता हूं कि मोदी जी को इन सारे महापुरुषों ने अपनी अपनी शक्ति दी है। और हमारे देश के जो ऋषि महर्षि संत हैं ना, उनके जो संचित पुण्य थे उसका फल मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ।
और ये महान लेखक कौन है किताब के? नहीं, मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा थॉट है। तो आगे कहाँ चलना है पड़ाव आइए पे? आपको ले चलते हाँ, हैं। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आपको हम एक हाँ, मेरा मोबाइल मोबाइल आपका यहाँ पे था ना? तो वो गिर गया था। नहीं, मिल गया है, जमीन पे गिर गया था। ये डबल डेकर रोड कहाँ बनवा रहे हैं आप लोग? अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ, ट्रिपल डेकर। ट्रिपल डेकर। हाँ, कुछ चालू हो गया है कि अभी बन रहा है, प्रोसेस में है? 4-5 महीना और लगेगा ऊपर चढ़ने में, और काफी कुछ उसका आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में ही इसका उद्घाटन होगा? हम तीसरे कार्यकाल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा ना? क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई, जेकर क्योंकि घरवा आय, बाटे ओकर दाम इनकम- बढ़े के चाहिए कि नहीं? ये तो जे बाहर से आई ओकरों के तो कुछ किने के बाकी नहीं है। तो तीसरी आर्थिक महाशक्ति हो जाएगी तो क्षमता भी वैसी हो ये जाएगी। चीज तो आप मान रहे हैं ना कि आज के डेट में नौकरियां उस लिहाज से नहीं है, महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, महंगाई दर नहीं, इन्वेस्टमेंट का बढ़त। आप जो इन्वेस्ट करें उसका बढ़त होना चाहिए कि नहीं? महंगाई बढ़ा है कि नहीं? महंगाई कंट्रोल्ड है। मनोज भैया, मैं इस मामले पे थोड़ा सा, मैं तब से आपको किसी भी सवाल पे टोका नहीं, जी जी, और मैं बेहद इत्मीनान से सुनता हूँ। ठीक है। आपने न जाने कितने इंट्रो दिए होंगे। नहीं नहीं, लोग अद्भुत है। आप टोकता है, टोकता है कि नहीं टोकता है? ये सब देख लीजिएगा, ये जो मैंने ये सब एक ही पुल में, ये 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया वहां से। तो इस सब में भी ये सब नहीं था, ये सब हमने बनवाया है। खैर, इस पे हम बात करेंगे। वो क्या केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने ओवर ब्रिज का जाल बिछा दिया है दिल्ली में, हमने बनवाया। कट्टर ईमानदार पार्टी। ओवर ब्रिज का, ये जब मैं फ्लाईओवर बनवा रहा था ना, तो मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। इसके विरोध में आ गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी वाले। पार्टी की सरकार। अच्छा, देखो, मुझे मैं बताऊं एक बात ना, अरविंद जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से अपनी इमेज खा गए, खुद खाए, कोई दूसरा नहीं। आपने शुरू में पूछा ना, आप लोग जेल का, हम क्या करवाने वाले हैं भाई? लेकिन इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि आप कितने बड़े पद पे आ जाएं, चुन लिए जाएं, लेकिन जनता इसलिए नहीं आपको चुनती है कि आप चोरी करें, आप जनता के हक को मार के ले जाएं। ये तो कोई नहीं चाहता है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी, कांग्रेस भी, कि 11 लाख करोड़ रुपए बेवफ कर दिए गए। किसके? बड़े बड़े उद्योगपतियों के। हुट, आपकी सरकार ने। ना ना, अगर ऐसा होता तो कोर्ट चले जाते ना। ये इन लोग समझते हैं कि खाली मुंह से बोल देने से किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं आप लोग ना। हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। हमने किसानों का कर्ज माफ करने की बात कितनी बार की है, ये भी अब तो श्वेत पत्र आ चुका है ना। हम किसानों का उत्पादन, किसानों का लाभ दोगुना कराने का कहाँ हुआ? नहीं हुआ है। आप देखिए, अगर हुआ रहता तो पंजाब से किसान आ रहे हैं, यूपी से किसान आ रहे हैं। अभी नोएडा में 144 लगा है। आज मैं आपको बताऊं, दिल्ली में भी आज 144 लगाया गया है। हाँ, तो उसमें उनको रोकने के लिए नहीं, आप सिंपल सी बात, किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, एमएसपी दे नहीं रहे हैं। एमएसपी देख लीजिए, एमएसपी तो स्टेट को देना है और एफसीआई तो देने को तैयार है, दे ही रही है।
लेकिन केंद्र को भी तो जो चीजें खरीदती है उस पे भी तो होना ना चाहिए ना ना। केंद्र एकदम कर रही है। तो फिर केंद्र ये लोग एकदम किसान मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल किसान पॉलिटिकल है। नहीं नहीं, हाँ। ये मूवमेंट पॉलिटिकल है, किसान पॉलिटिकल नहीं है। तो इस बार वाले में तो किसान मोर्चा जो बड़ा संगठन है वो भी इस बार भाई, शामिल नहीं हुआ है। जयंत चौधरी एनडीए में आ गए ना। अच्छा खेल खेले थे लेकिन आप नहीं, लोग। अच्छा खेल क्या, वो उन्होंने, जयंत चौधरी कोई अनाड़ी व्यक्ति थोड़ी है, उन्होंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। और आपको कुछ दिन पहले का एक डायलॉग याद करिए, समाज कह रहा था कि जयंत को ले लो मोदी जी, समाज कह रहा था। उस परिवार से उन लोगों का प्रेम है और उनके चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया। तो बाला साहब ठाकरे को भी आप दे देते, उद्धव ठाकरे भी आ जाते आपके साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बाला साहब ठाकरे को भी आज नहीं कल मिलेगा ही मिलेगा। ही ऑल्सो डिजर्व। तो ये आप हमारे इंट्रो में ये चीज कह दे रहे हैं ताकि उद्धव जी पहले से तैयारी कर लें अपनी। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कर्पूरी ठाकुर जी का कौन आया हमारी पार्टी में कि हम उनको भारत रत्न दे दें? जो भारत रत्न डिजर्व करते हैं, जिनको कांग्रेस ने नहीं होने नीतीश कुमार जी आ गए वापस। नहीं, नीतीश कुमार जी आने के पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। अभी पलटी नहीं मारे थे, उसके पहले दे दिया गया था। हाँ, 2-3 दिन पहले। हाँ, पहले ही दे दिया, 2-3 दिन नहीं, पूरा 20 दिन पहले। तो हो सकता है उससे उनका मन हृदय परिवर्तन हुआ हो, उनको लगा हो कि यार मोदी तो सबके हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है? मैं बनावटी बोल रहा हूँ। अब ये मैं जर्नलिस्ट होकर थोड़ी ना बोलूंगा कि मोदी जी सबके हैं, मैं ये नहीं कह सकता ना। नहीं, मोदी जी बेईमानों के नहीं है, सबके होने का मतलब कि जो बेईमान है, विपक्ष देश कहता है कि विरोधी। मोदी जी गरीबों के नहीं है, मोदी जी किसानों के नहीं है, मोदी जी ओबीसी और दलितों के नहीं है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए और अगले तीसरे कार्यकाल में ना मुझे लगता है कि हम लोग 50%, जो मेरा आकलन है, इसी कार्यकाल में 50% और गरीबी रेखा से ऊपर आए। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा में सब है, ऐसा नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। जो अति गरीब जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है, आपने कई बार वीडियो देखा होगा, अब आपसे थोड़ी ना छुपेगा, लोग चोरी भी करता है तो आपको पता तो चलता है ना। आपको 10 करोड़ चोरी करने वालों को निकल दिया गया। आपको भी पता चलता होगा कि मोटरसाइकिल कौन बुलेट पे चढ़ के जाके राशन उठा के लेके आओ तलो। कई आदमी तो बोलेरो से चला। इसीलिए तो जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की। अगर ये हो जाएगा तो कम से कम ये जो चोरी चकारी है ना, ये सब देख रहे हो ना झंडे हमारे क्षेत्र में, ये सब झंडे क्यों लगे हैं? श्री राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर के बागेश्वर वाले गुरु जी आए थे। अच्छा, बागेश्वर बाबा। हाँ, उनके साथ आपके बेहद अच्छे संबंध है। हाँ, बहुत अच्छे संबंध है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप की पार्टी के जो लोग हैं
वो किसी फिल्म के गाने को लेकर के, उसमें महिला के किसी कपड़े को लेकर के बहुत जल्दी असहज हो जाते हैं। उनका सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो उससे प्रभावित हो जाती है, बहुत जल्द अपमानित हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? समझ रहा। आप पठान की बात कर रहे हैं। आप क्या विचार रखते हैं इस पे? ठीक नहीं है। गलत बात नहीं। हाँ, आप ही के मतलब पार्टी के लोग जो भी अगर देखो, ऐसा सोचे गलत तो क्या, उनकी भावना भी है। हम्म, अब उनकी आस्था को ठेस लग गई है, लेकिन इससे परहेज करना, इससे बचना चाहिए। ये बात मैं कहीं बैठा हुआ था, मैंने बोला था वहां पे कि किसी ने मुझे कहा कि पूछना सवाल ये मनोज तिवारी से। मैं बोला यार आई थिंक वो कलाकार व्यक्ति हैं। अब ये वो इन लाइन सारी हमारी चीजों सुनेंगे पे- लोग तो कई लोग मुझे नीचे कमेंट्स में गरियाएंगे भी। हाँ, लेकिन देखो, मेरा मानना है कि सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है कि एक कपड़ा कहीं आ गया। और फिर जिस गाने की बात हुई ना, उसमें एक ही कपड़ा नहीं था, और भी रंग थे। हाँ, और भी रंग थे। तो थोड़ा सा इस सब पे जो विराट मन है ना सनातन का, उस विराटता का प्रदर्शन होना चाहिए। अगला सवाल पूछूं? हाँ। अगला सवाल ये है कि वही भोजपुरी वाला सवाल कि भोजपुरी की जो संस्कृति है, भोजपुरी की जो भाषा है, लिपि है, उसको आज तक 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिला। हाँ। आपने, आप जब पहला बार सांसद हुए थे तो आपने कहा था कि भाई हम अगले 5 साल के भीतर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाएंगे। नहीं करवा पाए। हाँ। 2019 में आपने अपने 2 और मित्रों को लेके आए, एक मित्र आ गए आपके, यानी कि रवि किशन जी। जी। तो आपका भाषा और मजबूत हो पाया। एक अच्छे 2 बड़े सांसद हुए जी। जो उसी भाषा में अपना काम कर रहे थे, नाम कमा चुके थे। फिर बाद में दिनेश लाल निरहुआ भी आ गए। जी। आप तीनों लोगों ने मिलके क्या किया? 10 साल हो गए, 5 साल उनके और 10 साल आपके। भोजपुरी की लड़ाई जो है भाषा को मान्यता दिलाने की, वो कहाँ तक पहुंची? अभी भी लगे हुए हैं हम लोग। 10 साल हो गया दादा, ये गलत बात है। ऐसा क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है? इसका दो तथ्य है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। बताइए, बिहार और पूर्वांचल के लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। सबकी खातिर हम बताओ तनी कि कई बार का होला ना कि कोनो विषय जब हमनी के बात करे ली जा तो ओकरा से भावना से जुड़ जानी है। तो हमनी के भावना बाटे कि भोजपुरी संविधान के 8वीं अनुसूची में आवे। लेकिन अचानक जब कुछ और जानकारी आवेला तो ओकरे के कहा जाला ना कि अरे यार इहो एंगल बा एगो। तो एगो नया एंगल हमनी के पता चलल जब हमनी के संसद में आइली जा। जैसे बहुत लोग भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में देखल चाहताटे, लेकिन ऐसा ही 38 गो भाषा बाड़ी सन, 37 गो और बाड़ी सन जो संविधान के 8वीं अनुसूची में आवल चाहता। वो है गंभीर बात है। हाँ। तो जब हम लोग एचएम के पास पहुंचे, अमित शाह जी के पास, हाँ, पहले राजनाथ जी थे तब भी, फिर अमित शाह जी आए तब भी। तो जब हम लोग इनके पास पहुंचे तो एक बात आई कि भाई 38 लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में आए, और 38 मोदी जी को मानते हैं कि ये इनके कारण आएंगे हम। 38 लैंग्वेजेस 38 लैंग्वेजेस। हाँ। तो तुम बताओ कि अभी 3 भाषा को लाने की तैयारी हो गई थी, भोजपुरी, राजस्थानी और एक भोटी भाषा है जो भूटान में बोली जाती है, और ये पूरा लद्दाख वद्दाख जितना बॉर्डर एरिया है ना उसमें भोटी बोली जाती है। तो 3 भाषाओं को ये कहा गया कि चूंकि ये विदेशों में मान्यता प्राप्त भाषा है इसलिए देश में भी इसको मानना चाहिए। अब बाकी लोग कहते हैं कि भाषा तो है हम,
और उस भाषा को आना चाहिए, तो क्यों 3 को ही दिया जाए, बाकी को ना दिया जाए। जब ये हमको पता चला तो हम भी सोचने लगे एक बार कि भाई हमारे देशवासी हैं, 38 लोगों की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में आवे, तो क्या करना चाहिए। तो अब एक तैयारी हो रही है कि इसकी नई नियमावली बने, और जो एक होता है ना मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वैसे ही कॉमन मिनिमम एडवांटेज लोगों को मिले, ताकि उनकी भाषा भी जिंदा रहे और उस भाषा को 8वीं अनुसूची में रख भी दिया जाए। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं भी चाहता हूं कि भोजपुरी भी आए और 37 जो और लोग हैं वो भी आ जाएं, और एक दिन ये खुशहाली भारत को मिलने वाली है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बहुत जल्दी। उसकी कुछ प्रक्रिया चल रही है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि अभी ऐसा भोजपुरी के लोग ना सोचे कि अगले 5 साल में हो ही जाएगा। अगर होगा तो 38 के 38 भाषाएं होंगी। नहीं, मुझे लगता है ना कि अब उसका समय आ गया है। 2024 इस खुशी को दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कि हमारे देश को, देखिए, देश को संस्कृति बांध के रखती है। देश की संस्कृति को हिंदी से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि साउथ में अगर आप जाएंगे तो साउथ का एक अपना अलग कल्चर है। हाँ, उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक है, वो हिंदू ही हैं, लेकिन कल्चर उनका थोड़ा अलग बाएं रोक लिया जाए। यही है क्या डबल डेकर वाला? नहीं, ये हम सिग्नेचर ब्रिज पे आ गए। अच्छा, हाँ। थोड़ा लेफ्ट रोकिएगा भैया, लेफ्ट लेके रोकिएगा, है ना। साउथ में अलग अलग तरह के, देखिए क्या है, राज्य हैं जिनकी कि अलग अलग हिंदी भाषा है। देश तमिल के है, ज्यादातर लोगों तुलु के है, मलयालम है, कन्नड़ है, और भी अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, दूर दूर तक उनका भी नाम है। तो हम कहा करें उनको और भी बढ़ाना है। हाँ। हम दूसरी भाषा, लोक भाषा प्रथम, मगर दूसरी भाषा हिंदी बन जाए। अभी क्या है, हमारे यहाँ दूसरी भाषा इंग्लिश है, हम इंग्लिश से पहले हिंदी को चाहते हैं, ऐसी कामना करते हैं। हम हर राजभाषा समिति के मीटिंग में भी बोलते हैं। हम उड़ीसा जाते हैं तो भी बोलते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो भी बोलते हैं। उस पहले भारतीय भाषा में वो भी है ना, भारतीय भाषाओं के साथ जो दूसरी भाषा उस क्षेत्र के लिए प्रमुख होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। बेहतर। तो क्या उससे क्या होगा, देखिए, हम अंग्रेजी में जब बातें करते हैं तो हमारे देश की कल्चर नहीं आती उसमें। हम जब दूसरी भाषा हिंदी रखेंगे तो हमको केरल में जा करके अपने को इंग्लिश में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केरल छोड़िए, अब दिल्ली में ही कहीं भी आप जाइए, हर जगह दफ्तरों में अंग्रेजी बोला जा रहा है। हाँ, बोला जा रहा है। तो दफ्तरों में बोला तो नहीं, एक नॉर्मल भी बंदा आता है, उससे भी यही पूछा जाता है, कोई गवाही आ गया, फिर भी हाउ में आई हेल्प यू। अब उसको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं? नहीं, उसको हम देखिए, लेकिन अंग्रेजी जरूरी है ना, इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में अब सब कोई शिक्षा में, अंग्रेजी जरूरी नहीं है, इसी चीज को हटाना है। तो आप कह रहे हैं कि भारत से अंग्रेजी को खत्म किया ना ना ना, हम बिल्कुल सेकंड नहीं लैंग्वेज बना देंगे, थर्ड बना दीजिए। प्रथम लैंग्वेज क्या होगा? लोक भाषा, जो रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तमिल हो, आपका कन्नड़ा हो, उड़िया हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, आपकी सेकंड हिंदी करेंगे, सेकंड हिंदी हो जाए। हाँ, और जो फर्स्ट भाषा है, सॉरी, सेकंड हिंदी और थर्ड भाषा इंग्लिश कर देंगे। हाँ, लेकिन पूरे राज्य को कनेक्ट करने के लिए भारत में 29 राज्य हैं, कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। अच्छा, ये कोशिश है। पर जो अन्य राज्य हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के नेता तो इसको लेकर के मना ही कर रहे हैं ना। अब देखो, संसद में भी वो आगे कहते हैं कि हम पे हिंदी क्यों थोपी जा रही है। ना, थोपी नहीं जा रही है। आपको तो अपने रीजनल लैंग्वेज को प्रथम मान के चलना है, लेकिन इंग्लिश क्यों थोप रहे हो आप देश पे? हिंदी सीखो ना, दूसरी भाषा। पहला
अपनी बोली अपनी भाषा, दूसरे नंबर पे हिंदी बने भारत की संपर्क भाषा। इतनी बस जान है। ठीक है, यहाँ क्या है? सिग्नेचर ब्रिज। ये सिग्नेचर ब्रिज आपको देख के दिखाता हूँ। उतरिएगा। हाँ। चलिए दिखाइए। एक सेकंड। वाह, क्या बात। बहुत अच्छी बात। ये आखिरी बॉल आपको। आप बताइए कैसी थी बॉलिंग हमारी? ये आपकी बॉलिंग अच्छी थी, अच्छी थी। पर हम खेलने में सफल रहे। वो तो ठीक है, हमारे डायरेक्टर से पूछिए। हम लोग भी हर फ्राइडे मैच खेलते हैं ऐसे कोर्ट में। वो अच्छा।